हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पार्ट टू। और पार्ट वन हमने कर लिया है बिल्कुल। उसमें हमने बात किया था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, व्हाट इज फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स, इन सभी चीज़ों, और थोड़ा सा हमने इनर्शिया के बारे में भी पढ़ा था। तो आज हम पार्ट टू करेंगे और आज हम इसमें पढ़ेंगे व्हाट इज इनर्शिया, व्हाट इज टाइप्स ऑफ इनर्शिया, inertia of rest, inertia of motion, second law of motion, momentum and third law of motion। तो ये चैप्टर थोड़ा लंबा जाने वाला है, पार्ट टू थोड़ा लंबा जाने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनर्शिया क्या होता है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रेसिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और इट्स स्टेट ऑफ मोशन। व्हाट इज इनर्शिया? पहले ये था, अगर हम सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, तो इसका जो टेंडेंसी है कि ये रेस्ट में अगर है तो रेस्ट में ही रहेगा। हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा है, हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा हुआ है कि फर्स्ट लॉ क्या बोलता है न्यूटन का, कि अगर ये बॉडी है, ये बॉडी रेस्ट में, ये बॉडी रेस्ट में है, तो जब तक इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स, तब तक ये रेस्ट में ही रहेगा। जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो वो रेस्ट में ही रहेगा। तो वही बॉडी का टेंडेंसी है कि अगर रेस्ट में वो है तो रेस्ट में ही रहेगा, और मोशन में अगर है तो वो मोशन में ही रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा और एक स्ट्रेट लाइन मोशन में रहेगा, जब तक उस पर कोई फोर्स एक्ट ना करे। तो फोर्स जब तक एक्ट नहीं करता है, ये ऑब्जेक्ट है, इस पे जब तक, मैंने अभी अभी आपको बताया, जब तक इस पे फोर्स नहीं एक्ट करेगा, एक कोई एक्सटर्नल फोर्स, तब तक तो ये मूव होगा नहीं। मान लीजिए रेस्ट में है, ये सपोज ये रेस्ट में है, तो जब तक इस पे फोर्स एक्ट नहीं करेगा तो वो तो मूव करेगा नहीं। तो ये तो एक इसका एक रेसिस्ट कर रहा है ना, कि मैं रेस्ट में हूँ, तो जब तक आप मुझ पे फोर्स नहीं दोगे हम नहीं यहीं लेंगे, हम नहीं मूव होंगे। तो एक तरह से ये रेसिस्ट कर रहा है अपने चेंज इन स्टेट को। तो इसलिए इनर्शिया यही है, इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, यानी कि इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी, यानी कि एक टेंडेंसी है बॉडी का। कोई भी बॉडी है, कोई भी वो बॉडी हो, कोई भी दुनिया का कोई भी चीज हो, वो टेंडेंसी उस हर एक चीज का ये टेंडेंसी, हर एक ऑब्जेक्ट का ये टेंडेंसी है। रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। फोर्स जब तक एक्ट नहीं करता वो मूव नहीं करता। इसका मतलब क्या है कि वो मूव नहीं करना चाहता है, वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन से दूसरे स्टेट में नहीं जाना चाहता है। सिंपल बात है। तो वही इनर्शिया है हमारा। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ इनर्शिया। तो टू टाइप्स ऑफ इनर्शिया होते हैं, बहुत आसान। टू टाइप्स ऑफ इनर्शिया मैंने यहाँ पर, यही पर आपको लिखा हुआ है, बॉडी टू रेसिस्ट अ चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, और इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। तो दो टाइप होते हैं इनर्शिया के, टाइप्स ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। बहुत सिंपल है। तो चलिए डिस्कस करते हैं सब। फर्स्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? When a body resists a change in its state of rest, then the body will be in the inertia of rest. ये एक अगर ऑब्जेक्ट है और ये अगर रेस्ट में है, ये मोशन में नहीं, ये जब जब भी कोई बॉडी रेस्ट में रहेगा, और तब जब भी कोई बॉडी रेस्ट में रहेगा और तब वो अपने चेंज इन स्टेट को रेसिस्ट करेगा, तो वो ऑब्जेक्ट जो होगा वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में होगा। यानी कि व्हेन अ बॉडी रेसिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी कि अपने स्टेट ऑफ रेस्ट में वो चेंज मोशन में नहीं आना चाहेगा, स्टेट ऑफ रेस्ट में वो रेसिस्ट करेगा चेंज को, तो वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में होगा। इनर्शिया ऑफ मोशन अपोज कर, उसका अपोजिट है बिल्कुल। व्हेन द बॉडी रेसिस्ट अ चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, यानी कि अगर ये बॉडी है, ये अपने स्टेट ऑफ मोशन में चेंज रेसिस्ट करेगा, स्टेट ऑफ मोशन में चेंज रेसिस्ट करेगा, यानी कि ये रेस्ट में नहीं आना चाहेगा, ये मोशन में है तो उसी यूनिफॉर्म मोशन में, उसी स्ट्रेट लाइन में रहेगा, रेसिस्ट करेगा वो चेंज में, तो वो हो जाता है उसका इनर्शिया ऑफ मोशन। अब चलिए बात करते हैं पहले मीजर ऑफ इनर्शिया की। इनर्शिया को मीजर कैसे करें? तो इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी। सिंपल है, इनर्शिया तो मास पर डिपेंड करता ही है। ये एक ऑब्जेक्ट है और इसका मास, और एक ऑब्जेक्ट ये है, तो इसमें अगर हम 5 न्यूटन, सॉरी, तो इसमें अगर हम 5 न्यूटन फोर्स लगाए, और इसमें अगर हम 5 न्यूटन फोर्स लगाए, इसमें भी सेम फोर्स, और ये हमको पता है, दिख ही रहा है कि इसका मास जो है इस ऑब्जेक्ट के मास से ज्यादा है, तो इसमें अगर हम 5 न्यूटन लगाए और इस ऑब्जेक्ट में अगर हम 5 न्यूटन लगाए, तो सबसे ज्यादा एक्सलरेट कौन होगा? ज्यादा एक्सलरेशन इसमें प्रोड्यूस होगा, ज्यादा इसमें प्रोड्यूस होगा। तो यानी कि ज्यादा मास वाले में कम एक्सलरेशन प्रोड्यूस होगा। इसीलिए
मास जो है इनर्शिया का मीजर, अगर ज्यादा मास रहेगा तो इनर्शिया ज्यादा होगा। इनर्शिया क्या है? जितना वो रेसिस्ट कर रहा है अपने चेंज में, तो मास ज्यादा होगा तो कम रेसिस्ट करेगा अपने चेंज में, तो इनर्शिया कम होगा। और मास ज्यादा कम होगा तो कम मास कम होगा, तो फिर वो ज्यादा अपने बहुत कम अपने स्टेट ऑफ रेस्ट में रेसिस्ट करेगा, तो इनर्शिया उसका ज्यादा होगा। अब चलिए नेक्स्ट हमारा है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इससे पहले हमें मोमेंटम डिस्कस करना है। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑन वेलोसिटी। सपोज दैट ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास 2 kg है, इसका मास सपोज 2 kg है, 2 kg, और इसका जो वेलोसिटी है, मास इसका 2 kg है, और इसका जो वेलोसिटी है वो है इसका 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। तो डायरेक्ट यहाँ पे मोमेंटम होता है। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो इसका, इस ऑब्जेक्ट का जितना मास है और जिस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो उतना मोमेंटम होगा। तो इसका मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम इसका होगा 2 × 5, सारे एसआई यूनिट्स में है, यानी कि 10। और अब इस मोमेंटम का यूनिट क्या होगा? तो मोमेंटम को पी से जनरली डिनोट किया जाता है। पी इज इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मास का क्या होता है? केजी, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो हमें आ जाएगा यूनिट इसका केजी मीटर पर सेकेंड, पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। एक बार फिर मैं दिखा देता हूँ। केजी यानी मोमेंटम, मोमेंटम इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इनटू वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। मास का SI यूनिट केजी और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। सो मोमेंटम का यूनिट क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड। ये मोमेंटम का यूनिट हो गया। अब चलिए, तो यहाँ पे हमको इसे मल्टीप्लाई करके इसका, इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कितना आया था? P इज इक्वल टू 2 × 5 यानी कि 10 इतना मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड यूनिट। यानी कि डायरेक्ट यहाँ से हम समझ गए कि कोई भी अगर बॉडी है तो उसका जो मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा उसका मोमेंटम। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका जितना मास है उसको बस आप वेलोसिटी, उसके वेलोसिटी जो है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो उसका मोमेंटम होगा। डिस्कस करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। अब मैंने आपको मोमेंटम अभी बताया। मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, तो इसका मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा वही इसका मोमेंटम होगा। इसका मास अगर m है और वेलोसिटी v के साथ ये मूव कर रहा है, तो इसका वेलोसिटी, इसका मोमेंटम होगा mv। और यूनिट मैंने आपको बताया केजी मीटर पर सेकेंड। अब चलिए यहाँ पर क्या बोल रहा है ये समझते हैं। यहाँ पर बोल रहा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स ऑन इट। यानी कि अगर ये एक ऑब्जेक्ट है और इस पे जो है कुछ फोर्स एक्ट किया, इस पे अगर कुछ फोर्स एक्ट किया और इसका जो मोमेंटम था, मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है और इस पे एक फोर्स एक्ट किया, इस पे एक फोर्स एक्ट किया, कुछ फोर्स इस पे एक्ट किया, और इसका जो है मास, इसका इस ऑब्जेक्ट का, इस ऑब्जेक्ट का जो मास है, इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो है मास m है। इसका मास जो है, इस ऑब्जेक्ट का मास है m। और इसका जो है, जब इस पे फोर्स एक्ट किया उस टाइम पर, जब इस पर फोर्स एक्ट किया उस टाइम पर, ये जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा था वो इसका वेलोसिटी
अगर v है, इसका वेलोसिटी v है, और तो अब तो हमें डायरेक्टली पता है कि मास m है, वेलोसिटी v है, तो इसका उस टाइम पे मोमेंटम कितना होगा, उस टाइम पे फोर्स अप्लाइड जब हुआ उस टाइम पे इसका मोमेंटम कितना होगा, mv। और जब इस पे फोर्स एक्ट किया, जब इस पे फोर्स एक्ट हो गया तो इसमें कुछ एक्सलरेशन प्रोड्यूस हुआ होगा, और एक्सलरेशन प्रोड्यूस होने के बाद इसका जो फाइनल यही बॉडी है, ये बॉडी है, और एक्सलरेशन इसमें एक्सलरेशन इसमें जो प्रोड्यूस हुआ, एक्सलरेशन कुछ प्रोड्यूस हुआ, उसके बाद मास तो इसका सेम ही रहेगा इस ऑब्जेक्ट का। अगर मैं अभी इस ऑब्जेक्ट का अगर मैं मास की बात करूं तो मास तो सेम ही रहेगा, मास m ही रहेगा। और इस पे जब फोर्स एक्ट किया, और इसमें कुछ एक्सलरेशन जब प्रोड्यूस हुआ, उसके बाद इसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो u हो गया, इसका फाइनल वेलोसिटी u हो गया। देन इसका मोमेंटम क्या होगा, इसका लास्ट मोमेंटम क्या होगा, लास्ट मोमेंटम यानी कि फाइनल मोमेंटम क्या होगा, mu होगा, फाइनल मोमेंटम mu होगा। अब चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया, यहाँ से चेंज इन मोमेंटम ऑब्जेक्ट का क्या हो गया, फाइनल मोमेंटम जो कि ये है, फाइनल मोमेंटम हमारा ये है, और इनिशियल मोमेंटम हमारा ये है। तो इसका चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम हो गया फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यानी कि फाइनल मोमेंटम क्या है इसका, mu माइनस mv। ये हो गया चेंज इन मोमेंटम इसका, mu इसका फाइनल है और mv इसका इनिशियल है। तो ये हो गया इसका रेट, चेंज इन मोमेंटम। अब रेट क्या है, रेट है कि बाय टाइम से आप डिवाइड कर लो। मान लो उसका जो u से उसका जो वेलोसिटी v हुआ, u वेलोसिटी सॉरी v से u कभी, उसका जो चेंज इन वेलोसिटी u टू v टू u हुआ, v से जब उसका u पे आया, v जो उसका इनिशियल वेलोसिटी है और u जो उसका फाइनल वेलोसिटी है, तो v से जो वो u पे आया, v वेलोसिटी से उसको u पे पहुंचने में t टाइम लगा। देन इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तो ये है, सॉरी चेंज इन मोमेंटम तो ये है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, टाइम से डिवाइड कर देंगे तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा। यानी कि इस ऑब्जेक्ट का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो गया, mu माइनस mv बाय t, क्योंकि t टाइम में उसका वेलोसिटी v से u हुआ, v इनिशियल और u फाइनल था, तो v से उसका वेलोसिटी u जो है t टाइम में हुआ, तो हमने उसे t से डिवाइड कर दिया। अब यहां से देखिए फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास, कैसे आ गया देखिए। अब क्या दिया, ये हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया। अब क्या बोल रहा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट, यानी कि इस ऑब्जेक्ट का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तो ये है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तो ये है इस ऑब्जेक्ट का। तो ये जो है इस पे जो फोर्स लगा, इस पे जो फोर्स एक्ट किया कुछ मैग्नीट्यूड का, उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और इस पे फोर्स कितना एक्ट किया था, लेट अज्यूम इट विल बी, इट इज एफ, देन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस इक्वेशन, किससे प्रोपोर्शनल है, फोर्स अप्लाइड ऑन इट एफ से प्रोपोर्शनल है। अब देखिए m इंटू यू माइनस टी, यू माइनस वी बाई टी लिख सकते हो आप, और u माइनस वी बाई टी हमारा क्या होता है, एक्सलरेशन होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। अब आप सोच रहे होगे कि वो तो v माइनस यू बाई टी होता है, बट यहाँ पे मैंने u माइनस वी बाई टी क्यों दिया। तो देखिए मैंने इस ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी इसका मैंने v एज्यूम किया था, और इसी ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी मैंने u एज्यूम किया था। तो इसका फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होता है, तो फाइनल कितना है u और इनिशियल कितना है v, और टाइम कितना लगा u टू v चेंज होने में t, तो ये हो गया इसका एक्सलरेशन। इसलिए मैंने यहाँ पे v माइनस यू नहीं u माइनस वी लिखा, क्योंकि मैंने एज्यूम किया था फाइनल वेलोसिटी u को और इनिशियल वेलोसिटी v को। तो यहाँ पे मास और इसको हम एक्सलरेशन लिख सकते हैं, यहाँ पे u माइनस वी बाई टी के प्लेस पर हम एक्सलरेशन पुट कर सकते हैं, यानी कि ma इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अब देखिए
अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मास इंटू एक्सलरेशन जो है इज इक्वल टू के एफ, कॉन्स्टेंट एक के कॉन्स्ट, अगर के कांस्टेंट है तो के इंटू अगर हम एफ करेंगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि इक्वल होगा उसके एक्सलेशन के। तो देखिए यहाँ पे कांस्टेंट को ना वन लिया गया, एक्सपेरिमेंट्स करके कांस्टेंट को वन लिया गया, वन वैल्यू आया कांस्टेंट का। तो यहाँ पे मास इंटू एक्सलेशन का फॉर्मूला बन गया एफ इंटू वन। अब एफ इंटू वन तो एफ ही रहता है, यानी कि एम ए इज इक्वल टू एफ, यानी कि एफ इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम ए। यहां से हमें फॉर्मूला आया कि फोर्स ऑफ अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इनटू द एक्सलरेशन प्रोड्यूस्ड इन इट। मैं एक बार फिर से ये डेरिवेशन समझा देता हूं ताकि वो अच्छे से समझ आ जाए सभी को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं यहाँ पे अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे जा ही नहीं रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, क्योंकि मैंने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आपको बता दिया। अब मैं आपको यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में समझाने वाला हूँ, बहुत सिंपल। देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट हमें पता है, और इस पे मान लीजिए कुछ मैग्नीट्यूड का एक फोर्स एक्ट किया, इस पे कुछ मैग्नीट्यूड का एक फोर्स एक्ट किया, एक फोर्स एक्ट किया इस पे, जिसका कि मैग्नीट्यूड कितना था, जिसका कि एक फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे एक्ट किया जिसका कि मैग्नीट्यूड लेट अस अज्यूम इट इज एफ, लेट इट यूम इट इज एफ। इस ऑब्जेक्ट पे एफ मैग्नीट्यूड का एक फोर्स एक्ट किया। अब क्या हुआ, तो इसका इस ऑब्जेक्ट का जो अभी फोर्स अप्लाई जब हुआ इस पे, तब जो है उस समय पर, उस टाइम पर इस ऑब्जेक्ट का अगर मास m था, मास जो था इस ऑब्जेक्ट का कितना था, m था, और वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट का v था, वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट का v था, वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट का v था। तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, जब फोर्स अप्लाई हुआ इस पे, जब फोर्स इस पे अप्लाई हुआ तो उस टाइम पर उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, mv, मास इंटू वेलोसिटी mv। अब इसका यहाँ पे v पे बहुत दिक्कत आ जाता है, एक्सलरेशन बहुत दिक्कत आ जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे इसका जब जब फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे एक्ट हुआ तब उस टाइम पे इसका वेलोसिटी मैं u यूम कर देता हूँ। पिछली बार मैंने v किया था तो मुझे नहीं लगता किसी को समझ आया होगा, इसलिए मैं फिर से एक बार समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे वेलोसिटी u है, और यहाँ पे तब मोमेंटम क्या हो जाएगा, mu हो जाएगा, यानी कि इसका इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया, mu, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम इसका कितना हो गया, mu हो गया। अब चलिए, अब मास तो इसका सेम रहेगा क्योंकि मास तो कांस्टेंट है, तो मास तो इसका सेम रहेगा, लेकिन जब इस पे फोर्स एक्ट किया उस टाइम पे अगर इसका वेलोसिटी v था, तो फोर्स जब एक्ट किया तो कुछ ना कुछ तो एक्सलरेशन प्रोड्यूस्ड हुआ होगा। मान लेते हैं इसमें एक्सलरेशन जो प्रोड्यूस्ड हुआ वो था a, जो कि t टाइम तक, जो कि एक्सलरेशन जिसमें प्रोड्यूस्ड हुआ वो t टाइम तक हुआ। तो अगर t टाइम तक प्रोड्यूस्ड हुआ तो उसका फाइनल वेलोसिटी लेट अस अज्यूम इट इज v, अगर फाइनल वेलोसिटी उसका v हो गया तो उसका फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम उसका मास तो कांस्टेंट है, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी उसका क्या था, v, एम भी हो जाएगा फाइनल मोमेंटम। मास तो कांस्टेंट है, लेकिन जब उस पे फोर्स f मैग्नीट्यूड का लगा और उसमें a एक्सलरेशन प्रोड्यूस्ड हुआ t टाइम तक, तो उसका जो फाइनल वेलोसिटी था वो v बन गया, और मास उसका m है तो उसका फाइनल मोमेंटम m भी हो गया। अब चेंज इन मोमेंटम क्या होगा यहाँ से, व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल हमारा कितना है, mv, और इनिशियल क्या है, mu। तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू mv माइनस mu। अब कितने टाइम तक उस पर फोर्स एक्ट किया, तो t, तो अगर आप इसको t से डिवाइड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब क्या दिया है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, तो फोर्स इस पे कितना अप्लाई हुआ है, f, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं m इंटू वी माइनस यू बाई टी, वी माइनस यू बाई टी। अब आप सभी को पता है कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू एक्सलरेशन, यानी कि m इंटू हम इस v माइनस यू बाई टी के जगह पर a पुट कर सकते हैं इंटू a,
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, यानी कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय एक्सलरेशन ऑफ द बॉडी, एक्सलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। अब यहाँ से हमें क्या आया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सलरेशन। अब यहाँ से कांस्टेंट ले लेते हैं, यानी कि F इज इक्वल टू एम, सॉरी एक कांस्टेंट ले लेते हैं यहाँ से, F इज इक्वल टू के एक कांस्टेंट ले सकते हैं, के कांस्टेंट ले लेते हैं और K इंटू एम ए लिख सकते हैं हम, या और K का वैल्यू एक्सपेरिमेंट से निकाला गया था 1 आया था K के वैल्यू, एक्सपेरिमेंट्स किया गया था उसके लिए। तो F इज इक्वल टू K का वैल्यू अगर हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो एम ए इंटू 1 हो जाएगा, एम ए इंटू 1 जो कि इक्वल होगा एम ए के, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन। तो चलिए यहाँ तक अब समझ गए, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी समझ गए हम। अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। थर्ड लॉ ऑफ मोशन मैं अभी डिस्कस करता, बट ये वीडियो का लेंथ काफ़ी बड़ा हो चुका है, इसलिए मैं अगले पार्ट में करूँगा।